Hello friends, once again welcome to our YouTube channel. In last lecture we have already started vector analysis and we have seen two types of vectors. The first one is zero vector and the second one is null vector. Now we are going to discuss the next types of the vector. ठीक है, तो अगला जो हम लोग वेक्टर दिखाने जा रहे हैं वो है आपका पैरेलल वेक्टर. तो ये पैरेलल वेक्टर क्या है जी? पैरेलल वेक्टर्स. तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? पैरेलल वेक्टर्स बोलता है कि दो वेक्टर तब पैरेलल होगा जब वो दोनों के पास या तो पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट होगा या तो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट होगा. तो यहां लिखेंगे टू और मोर vectors are said to be parallel vectors if they have same line of support or parallel लाइन ऑफ सपोर्ट. क्लियर? अब जहां तक इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस का बात है तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंट. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम दिखा सकते हैं. ये एक वेक्टर मान लो ए बी और ये एक दूसरा वेक्टर मान लो सी डी. ये दोनों वेक्टर जो है पैरेलल वेक्टर है. यहां पर ये दोनों वेक्टर के पास डिफरेंट पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट है और लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट साइन जो है सेम है. ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का मतलब या तो वो एक ही लाइन पे लाई करे या तो डिफरेंट लाइन पे हो. मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. डायरेक्शन सेम भी हो सकता है या अपोजिट भी हो सकता है. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो दिस इज पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब उसके पास या तो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट होगा या तो पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट. एक चीज और दिखा देता है और एक फिगर और देख सकते हो. जैसे मान लो कि एक लाइन है यहाँ पे, इस पर हम दो वेक्टर दिखा रहे हैं. एक वेक्टर हम ये दिखा रहे हैं पी क्यू, एक वेक्टर ये दिखा दिए और दूसरा हम दिखा रहे हैं ए बी, ये वेक्टर ये दिखा दिए और ये लाइन एल है. तो हम देख रहे हैं कि एक लाइन ऑफ सपोर्ट है और उसी में दो वेक्टर है, एक पी क्यू है एक ए बी है. तो इस केस में ये दोनों पैरेलल वेक्टर हुआ और क्या कहेंगे इसको? इसके पास सेम लाइन ऑफ सपोर्ट है. तो लाइन ऑफ सपोर्ट डिफरेंट भी हो सकता है और लाइन ऑफ सपोर्ट सेम भी हो सकता है. तो यही है पैरेलल वेक्टर्स. एक नोट यहां मैं आपको बता देना चाह रहा हूं. क्या नोट है? तो दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होता है और दो स्ट्रेट लाइन कॉलिनियर होता है. तो ये दो बातें जो है डिफरेंट है, लेकिन वेक्टर के केस में दोनों आपका सेम होता है. चाहे आप दो लाइन पैरेलल बोलिए, चाहे आप दो वेक्टर पैरेलल बोलिए या फिर दो वेक्टर कॉलिनियर बोलिए, दोनों बात क्या है? सेम है. इसका मतलब आप कह सकते हैं इन वेक्टर एनालिसिस कॉलिनियर वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स आर सेम. ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको बता दूंगा. ठीक है, तो बस इतना आप याद रखिए कि वेक्टर के केस में कॉलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर जो होता है सेम होता है. ठीक है, तो ये मेरा तीसरा नंबर था जो कि मेरा है पैरेलल वेक्टर्स किसको बोलेंगे. पहला हमने पढ़ा जीरो वेक्टर, दूसरा हम पढ़े यूनिट वेक्टर, तीसरा हम पढ़े पैरेलल वेक्टर. चलिए देखते हैं आगे और टाइप्स जो है उसको हम लोग देखेंगे.
हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे लाइक वेक्टर। नाम से ही स्पष्ट है, लाइक वेक्टर मतलब एक जैसा वेक्टर। ठीक है, तो गौर कीजिए, दो पर्सन एक दूसरे को लाइक कब करता है? जब दो आदमी का सोचने का, थिंकिंग करने का, ठीक है, तरीका एक होता है। मतलब जब दो आदमी का सोच एक तरह का मिलता है तभी वो एक दूसरे को क्या करता है? लाइक करता है। तो वेक्टर्स के केस में भी यही बात है। तो दो वेक्टर्स लाइक वेक्टर होगा, तो यहाँ जो थिंकिंग है, यहाँ जो सोचने का तरीका है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया डायरेक्शन। जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों वेक्टर एक ही तरफ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू वेक्टर्स, टू से अधिक भी हो सकता है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ they have same direction and their magnitude may or may not be same, may or may not be same। ठीक है, तो दो वेक्टर्स लाइक वेक्टर तब कहलाएगा जब क्या होगा कि उन दोनों का डायरेक्शन जो है वो आपका सेम हो जाएगा। मान लो सपोज दैट ये ए बी वेक्टर है और ये सी डी वेक्टर है, तो यहाँ ए बी और सी डी जो है आपका लाइक वेक्टर्स है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन देखना है। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है मीन्स दे आर लाइक वेक्टर। उसी तरह से आप जो है अनलाइक वेक्टर्स को डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अनलाइक वेक्टर्स। नाम से ही स्पष्ट है, इसका मतलब जस्ट क्या होगा? जस्ट अपोजिट। मतलब एक अगर सोचता है, एक अगर पूरब की तरफ जा रहा है और दूसरा वेक्टर पश्चिम की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों में कोई मैच नहीं है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएगा? अनलाइक वेक्टर्स कहलाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं टू वेक्टर्स आर सेड टू बी unlike vectors if their directions are just opposite to each other, मतलब जस्ट एक दूसरे से क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है, और जहां तक डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का बात है, एंड देयर मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायरेक्शन अगर जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा तो उस केस में वो दोनों वेक्टर जो है अनलाइक वेक्टर्स कहलाएगा। यही अनलाइक वेक्टर का डेफिनेशन है। मतलब दो वेक्टर अनलाइक तब होगा जब दोनों का डायरेक्शंस एक दूसरे के क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स का जो डेफिनेशन है वो ऑब्वियसली आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, और टाइप्स जो है आपका वेक्टर का वो हम लोग पढ़ेंगे, तब तक इसको आप एक नज़र देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर्स नाम से ही स्पष्ट है। को इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट जिसका सेम हो जाए, तो कम से कम दो वेक्टर तो लेना ही पड़ेगा, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे टू और मोर vectors are said to be co-initial vectors if they have same initial point। कहने का मतलब ये फिगर देख सकते हैं। जैसे मान लो
ये हो गया एक वेक्टर ओ, इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, ये हो गया ए, इसको मान लो बी, ठीक है। ये एक इधर यहाँ आ गया, ये डायरेक्शन यहाँ दिखा दिए, ये ओ सी। तो यहाँ जो है हियर आप लिख सकते हैं कि ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स है। क्यों? क्योंकि इस तीनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो आपका ओ है, ओ से ही तीनों वेक्टर आपका निकला है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर ये क्या है जी? तो लोकलाइज्ड वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है। तो यहां लिखेंगे ए वेक्टर इज said to be localized if its initial point is fixed। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक फ्रेम कंसिडर कर लीजिए, हम चाहें तो यहाँ 3 डायमेंशनल फिगर भी ले सकते हैं। ये मान लो ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अब बताइए कोई अगर फ्रेम लेते हैं तो उसका ऑरिजिन तो फिक्स होता है, और उस ऑरिजिन को इनिशियल पॉइंट मान करके एक वेक्टर हम दिखा रहे हैं ओपी वेक्टर। तो इस ओपी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स है ओ, ठीक है। इसीलिए इस ओपी वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे। ये ओ क्या है आपका? फिक्स्ड। तो देयरफॉर यहाँ पे ओपी वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर कहने का मतलब सीधा सीधी है कि किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को अगर आप फिक्स कर देते हो ना, तो वेक्टर आपका क्या कहलाता है? लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? एक देखिए को इनिशियल वेक्टर्स, मतलब जिस 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो तो को इनिशियल हो जाएगा। और लोकलाइज्ड वेक्टर किसको बोलेंगे? जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो। जैसे मान लो कि कोई फ्रेम ले लिए और उसमें ओरिजिन देखो, यहाँ पे ये फ्रेम ले लिए XYZ 3D फ्रेम है, और इसमें ओ जो है फिक्स होता है, ऑरिजिन फिक्स हो गया, और वो उसको इनिशियल पॉइंट मान करके एक वेक्टर खींचते हैं, तो जो ओपी वेक्टर है यहाँ पे क्या कहलाएगा? लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब जो इसके बाद हम वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका फ्री वेक्टर, ठीक है। तो मैं इसके बाद आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्री वेक्टर, और फिर मैं बहुत सारी बातें फ्री वेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि पूरे वेक्टर एनालिसिस में फ्री वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तब तक इसको एक नज़र देखिए, फिर मैं फ्री वेक्टर बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फ्री वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि फ्री वेक्टर एक्चुअली है क्या, ठीक है, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो बता देते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। फ्री मतलब इसको मतलब आप बांध के नहीं रह सकते हैं, और किसको बांध के नहीं रह सकते हैं? किसी वेक्टर को मतलब एक जगह लोकलाइज नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स फ्री हो जाए तो ऑब्वियसली जो वेक्टर है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री वेक्टर का डेफिनेशन क्या होगा? तो लिख सकते हैं ए वेक्टर इज said to be free if its initial point is not fixed। ये ना मतलब है इसका कि अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, मतलब वो वेक्टर आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोई फ्री वेक्टर क्या होता है कि उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो जो भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है वो आपका क्या कहलाएगा? फ्री वेक्टर कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब फ्री वेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो यहां आप लिख रहे हैं नोट। आपको बता दें, पूरे वेक्टर एनालिसिस में जो भी वेक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं वो आपका फ्री वेक्टर ही होता है, ठीक है। तो यहां लिखो, इन वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, we consider only
फ्री वेक्टर। मतलब पूरे वेक्टर एनालिसिस में जब तक हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, जहां भी हम लोग वेक्टर कंसिडर करते हैं, हम लोग हमेशा फ्री वेक्टर ही चूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक पहली बात हुआ। अब नोट नंबर 1 के बाद नोट नंबर 2 आइए। फ्री वेक्टर का एक जबरदस्त क्या कह सकते हैं, एक फीचर है कि फ्री वेक्टर पैरेलली कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो फ्री वेक्टर नहीं बदलता है, कोई वेक्टर नहीं बदलता है, मतलब ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज करता है। इसका मतलब एक फ्री वेक्टर को पैरेलली आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वी कैन शिफ्ट ए फ्री वेक्टर, ठीक है, पैरेलली एनीवेयर, where without changing its magnitude and direction। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब फ्री वेक्टर को हम लोग पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली आप कह सकते हैं कि वो वेक्टर आपका अनचेंज रहेगा। कहने का मतलब जैसे मान लो कि ये आपका वेक्टर है ए बी, ये इस तरह से है, तो इसको हम यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं, ये हो गया ए बी वेक्टर। इसको चाहे तो हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, यहाँ पे ये हो गया ए बी वेक्टर। इसका मतलब ये वेक्टर अगर फ्री है तो इसको हम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट करें, फ्री वेक्टर का ना ही मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, ना ही डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि फ्री वेक्टर, पूरे वेक्टर एनालिसिस में हम लोग फ्री वेक्टर ही कंसिडर करते हैं। और क्या समझ में आया कि फ्री वेक्टर को पैरेलली आप कहीं भी शिफ्ट कीजिए तो आपका फ्री वेक्टर चेंज नहीं करता है। फ्री वेक्टर चेंज नहीं करने का मतलब ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो ये है कहानी फ्री वेक्टर का, और फ्री वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्री वेक्टर को जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इसको एक नज़र देखिए, फिर मैं लौट के आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एक और डेफिनेशन, एक और टाइप है इक्वल वेक्टर्स। नाम से ही स्पष्ट है, इक्वल किसको बोलेंगे, तो यहां लिखते हैं टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ क्या, तो देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस आर सेम। सीधा सीधी बात है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दो वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, तो उस केस में वेक्टर्स आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मान लो एक वेक्टर है ए बी, तो यहाँ पे, और उतना ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर ले लीजिए जो कि है सी डी, तो यहाँ हम कह सकते हैं हियर ए बी वेक्टर इक्वल टू सी डी वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बराबर होगा। ठीक है, तो अब बताइए ये दोनों वेक्टर इक्वल है, तो दोनों वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक ही है। तो ये भी कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर दोनों है तो दोनों का यूनिट वेक्टर भी सेम होगा। मतलब पैरेलल वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर क्या होता है, सेम होता है। तो इस सब के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जो है हमको आगे मिलते जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बाद वेक्टर क्या होता है। ठीक है, और फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे टाइप्स देखे जो कि हम लोग को हमारे सिलेबस में है और जो कि हमको आगे पढ़ने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के अगर हम आपको बोले फ्री वेक्टर क्या है और आपको पता ही नहीं रहे तो फिर आप वर्क कैसे करेंगे। इसलिए वेक्टर्स का टाइप जानना बहुत ज़रूरी था। एक नोट और बता देता है। ठीक है, हम लोग जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया
कि कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है तो वेक्टर होता है, लेकिन वेक्टर को इंडिकेट कैसे करेंगे, ठीक है, वेक्टर का नोटेशन कैसे होगा। तो यहाँ लिखेंगे वी डिनोट ए वेक्टर, कैसे डिनोट करते हैं, बाई स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट एरो ओवर इट्स हेड्स, एरो ओवर इट्स हेड। कहने का मतलब जैसे ए कोई लेटर हो गया, क्या है वो, स्मॉल अल्फाबेट है, स्मॉल लेटर है अल्फाबेट्स का, और उसके ऊपर में एरो दे देंगे। उसी तरह से ये क्या हो गया बी, उसी तरह से ये क्या हो गया सी। तो ये जो है ये वेक्टर को इंडिकेट करने का तरीका है। अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाई, मैग्नीट्यूड का सेंस होता है मॉडुलस से। तो किसी भी वेक्टर को अगर मॉड के भीतर में लिखेंगे तो हमेशा उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा उसका मैग्नीट्यूड। तो रिप्रेजेंटेड बाई क्या है, मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। यहाँ लिखेंगे मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, मॉड ए लिखेंगे, ठीक है। ये तो हुआ कि किसी भी वेक्टर को मॉड में लिखोगे तो मॉडुलस हो जाएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड को एक दिखाने का ये भी तरीका है, क्या कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं, उस अल्फाबेट को लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिंपली ए लिख देंगे, तो वो भी आपको किसको इंडिकेट करेगा, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा। तो ये एक चीज़ मेरा जो पहले बताना था वो मैं अभी आपको नोट करके बता दे रहा। तो स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट से उसमें अगर एरो लगा दोगे तो आपको हमेशा एक वेक्टर को इंडिकेट करेगा। स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट के ऊपर में अगर आप कैप चढ़ा दोगे तो हमेशा यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और सिंपली अगर आप स्मॉल लेटर लेते हैं तो वो उसके इंडिकेट करेगा किसको, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। तो ये दूसरा लेक्चर था मेरा वेक्टर का, जिसमें मैंने वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक, वेक्टर का नोटेशन, उसके बाद वेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर अप किया, ठीक है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे किसी एक लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मैं इसी लेक्चर में आपको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। फिर अगले लेक्चर जो उसके बाद अगला लेक्चर मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपको अलजेब्रा और वेक्टर्स बता दूंगा, ठीक है। तो एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, तब तक इसको आप एक नज़र देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, एक फ्रेम कंसिडर कर लो, ये ऑरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। चाहो तो तुम 3 डायमेंशनल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी फ्रेम में हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P, ठीक है। ये कोई पॉइंट है जिसका हमको क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो पोजीशन वेक्टर जो होता है हमेशा किसी न किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में होता है। और वो जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके रेफरेंस में दिखाना चाह रहे हो। मतलब रेफरेंस पॉइंट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। अगर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन माई चॉइस, या सिंपली कह सकते हैं कि आवर चॉइस, हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है कि मैं रेफरेंस पॉइंट कहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट वो आप पे डिपेंड करता है, आप जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी दिए हुए पॉइंट का उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप जो है पोजीशन वेक्टर दिखा सकते हैं। मैं यहाँ क्या किया, एक फ्रेम कंसिडर किया जो कि XY प्लेन है, जो कि खुद एक फ्रेम है। और वो जो है इसका ऑरिजिन है, ये आपको पता है। तो हम ऑरिजिन को ही क्या करते हैं, जनरली रेफरेंस पॉइंट हम लोग ऑरिजिन ही लेते हैं। तो ये जो O है यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। और इसी रेफरेंस इसको रेफरेंस मानते हुए हम P पॉइंट को मिला देते हैं। और क्योंकि हमको P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिखाना है इसलिए एरो का साइन जो है P की तरफ देंगे, ठीक है। तो यहाँ यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि OP वेक्टर जो है क्या कहलाएगा,
इज पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, इज पोजीशन वेक्टर। इसको शॉर्ट में हम लोग पीवी भी बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट का? ऑफ पॉइंट पी, किसके रेस्पेक्ट में? तो विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ओ स्टैंड्स फॉर ऑरिजिन। इसका मतलब हम किसी भी पॉइंट का किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर दिखा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल करके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, खास करके ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, जो इसके हेल्प से बनता है। इसीलिए आपको किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। चलिए, अब अगला जो पॉइंट है, हम किसी लाइन सेगमेंट को उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ ए लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकते हो, ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब एक आपका इनिशियल पॉइंट होगा और दूसरा आपका क्या होगा? टर्मिनेशन पॉइंट होगा। सपोज दैट मान लो ये आपका वेक्टर है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, तो हमको इस ए बी को ए और बी के पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिखाना है। मान लेते हैं कि ये मेरा जो ओ जो है वो मेरा, यहाँ पे ओ मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो हम अगर ए का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो ओ को ए से मिलाएंगे और एरो जो है ए की तरफ देंगे। उसी तरह से बी का पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं ओ के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे? ओ से बी को मिलाएंगे और ये आपका क्या करेंगे? बी लिखेंगे। चलिए, आगे वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का यहाँ यूज करेंगे। तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हम ट्रायंगल के दो साइड को वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं टेकिंग इन सेम सेंस, तो देयर रिजल्टेंट का मतलब होता है सम, उन दोनों का जो सम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड के द्वारा टेकिंग इन क्या कहते हैं? अपोजिट सेंस। कहने का मतलब यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम लिख सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ओ ए और ए बी का सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो थर्ड साइड मतलब ओ बी के द्वारा रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन सेंस चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ देखो ओ से ए से बी, बी से सी, बी से ओ जाना चाहिए, बट यहाँ ओ से बी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी वेक्टर जो होगा वो आपका क्या होगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखना चाहूँगा, यहाँ दिखा देता है। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर जो हो गया वो फाइनली क्या हो गया? ओ बी। ओ बी को हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। यहाँ लिखेंगे पी भी ऑफ बी और माइनस यहाँ लिखेंगे पी भी ऑफ ए। कहने का मतलब ए बी वेक्टर को अगर हम उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना है तो हमेशा हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। मतलब एरो का साइन जहाँ जाके टर्मिनेट किया वो फाइनल हो जाएगा और जहाँ से स्टार्ट हुआ वो मेरा इनिशियल हो जाएगा। तो हमको ए बी लिखना है तो यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा। यही एक रूल है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी वेक्टर को उसके इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। अगर हमको पी क्यू वेक्टर लिखना है तो हम लोग लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो दिस इज द रूल टू राइट ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द एंड पॉइंट्स। ठीक है, आई होप यू रियली enjoy this video and hope you guys that you understand all the contents which I taught in this video. So thank you for your support and keep watching my videos and see you in the next lecture. ठीक है, till then goodbye, see you and happy learning.